हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा बायोमोलिक्यूल का अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ 2-3 टर्म्स थे, ठीक है, जो मुझे बताने थे। तो वैसे मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी अभी देख लेते हैं। और उसके अदरवाइज़ 2-3 चीज़ें हैं जो उसके अंदर मेरा रह गया था बताना, तो मैं सोचूँ कि चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है बच्चा, मैं ये वैसे छोड़ देती, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा कि आधे घंटे के लेक्चर में बता देती हूँ। पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो काम करते हैं, चौक ले लेते हैं और आपको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, है ना, जो आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चा कल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा हो तो एक बार देखना। और उसमें मैंने बोला था कि अगर आप मुझे बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार खुद देखना कि वो क्वेश्चंस का आंसर क्या था, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने लेसिथीन वाला। बच्चा देखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। इस लेक्चर के ज़्यादा नहीं होगा, आधे घंटे ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। बस मुझे कुछ बात बतानी है। तो लेसिथीन, जो सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन की बात करी थी, क्या बात करी थी अपन ने? क्वेश्चन नंबर 1 की जो बात करी थी, क्या बोला था मैंने? लेसिथीन के बारे में बोला था, ठीक है, कि जो लेसिथीन होता है वो क्या होता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड लिख रखा है कि लेसिथीन जो होता है वो एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है। क्या है? एक तरीके का फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है। पहला तो ये आप याद रखिए, ठीक है। और अब आपको पता है कहीं पर आपने लेसिथीन फॉस्फोलिपिड को ही बोलते हैं। लिपिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के साथ जब फॉस्फोरस जुड़ जाता है। बच्चा देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 2 तरीके के कंपाउंड्स अपन को इन मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, एक तो सिंपल कंपाउंड्स और एक कॉन्जुगेट कंपाउंड। कभी भी सिंपल मिले तो सिंपल का मतलब होता है कि वो शुद्ध है पूरी तरह से, वो प्योर रूप से उसी से मिलकर बना है जो उसका कंपाउंड है। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उसमें कोई और प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कि मेन कंपाउंड के साथ आपने कोई मेटल जोड़ दिया, कोई दूसरा कंपाउंड जोड़ दिया, कोई अमीन ग्रुप जोड़ दिया। जैसे मान लो लिपिड, फैट के अंदर क्या था अपने पास? ग्लिसरॉल फैटी एसिड था, ये प्योर था, ठीक है। अब अगर इसी के साथ अगर मैं बीच में क्या जोड़ दूँ? फॉस्फेट जोड़ दूँ, तो एक कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो एक तरीके का ये कॉन्जुगेट फैट था, क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेट फैट या लिपिड आप जैसा बोलना चाहो, जिसमें आपके फैट के साथ या लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है बच्चा? फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ होता है। पहली बात तो ये, ठीक है, फॉस्फो है तो इसका मतलब लिपिड के साथ आपके फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये कहाँ देखने को मिलता है लेसिथीन? आपको सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन अगर आपने देखी हो तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बायोलिपिड होती है, बायोलिपिड लेयर होती है। जैसे मानो ये अपनी सेल है, ठीक है ना, और ये मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन को मैं डबल मेम्ब्रेन बना रही हूँ, ठीक है। वैसे तो दिखती नहीं है सिलिंग, फिर भी बना रही हूँ। अब आप अगर इसमें लिपिड देखो तो आपको कुछ लिपिड्स की लेयर ऐसे दिखेगी, देखा होगा आपने 11th क्लास की बुक में, देखना आपको अच्छे से आता है ना बच्चा? हाँ, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, तो बायोलिपिड लेयर होती है। अब बच्चा एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्या मेम्ब्रेन मतलब जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या एक तरीके की पॉलीमर है लिपिड की? तो इसका आंसर है नहीं। ध्यान रखना बच्चा, पॉलीमर आप तभी बोलोगे जब कोई 2 मोनोमर आपस में केमिकली जुड़े हुए हों। यहाँ पर जो लिपिड्स, यानी एक लिपिड ये रहा, मान लो ये दूसरा लिपिड, ठीक है, ये तीसरा लिपिड, देन दूसरी मेम्ब्रेन का, तीसरी मेम्ब्रेन का, चौथी मेम्ब्रेन का, ठीक है बच्चा। ये अभी बहुत सारे मोनोमर्स है, तो आपको तो मिल जाएगी पॉलीमर है लिपिड्स का, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ पॉलीमर और लिपिड्स, इट्स अ मोनोमर। एक खाली खाली होते, क्यों? क्योंकि आप लिपिड्स, ये मान लो एक लिपिड है, ठीक है, तो ये एक लिपिड केमिकली बाउंडेड नहीं होते एक दूसरे से, इसीलिए आप इसको पॉलीमर नहीं बोल सकते। पॉलीमर तब बनाएगा जब 2 मोनोमर आपस में केमिकली बाउंडेड हो। ये थी काम की बात जो मुझे बतानी थी लेसिथीन के बारे में। पहला, लेसिथीन फॉस्फोलिपिड होती है जो अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाती है। दूसरा का एक कॉन्जुगेट फैट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने बता दिया, कहीं पर भी कॉन्जुगेट पढ़ो। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि किसी प्योर चीज़ के साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जो उससे ताल्लुक ही नहीं रखता दूर दूर तक। जैसे मैंने लिपिड के मॉलिक्यूल्स में या लिपिड या फैटी एसिड के मॉलिक्यूल में मैंने मेटल जोड़ दिया, तो मेटल और फैटी एसिड का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो अलग हो गया। तो कॉन्जुगेट मतलब मिलावट करना, कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिलावट करना। तो बस वही चीज़ करिए अपन ने, तो ये हो गई बात। और दूसरी बात मैंने बता दिया कि लिपिड की जो लेयर होती है वो पॉलीमर नहीं होती, सिर्फ अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनता है। ये बात आपको ध्यान में, तो पहले का आंसर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक तरीके की क्या होती है? फॉस्फोलिपिड्स होती है, ठीक है। और ये किस किस्म में देखने को मिलती है आपके? तो लेसिथीन एक तरीके की आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। दूसरा आपको मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, जो अगर आपने देखा हो तो ठीक है, ना कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। प्रोटीन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कैरेटीन प्रोटीन। कैरेटीन सल्फेट इज अ पॉलीसैकेराइड, बात करी थी अपन ने, कैरेटीन सल्फेट इज अ पॉलीसैकेराइड, बट वो भी हेटेरोपॉलीमर में
बट कैरेटिन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जो कैरेटिन होता है ना, वो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर शो करता है। तो बच्चा आपको रटो कुछ ही करो बट याद रखो कैरेटिन का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि हेलिकल स्ट्रक्चर हमेशा 2D स्ट्रक्चर बनाता है, 2D स्ट्रक्चर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर यानी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और जब भी कभी हेलिकल स्ट्रक्चर हो किसी का भी, भले प्रोटीन हो, अमीनो एसिड हो, फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो, मैं फिर बोल रही हूँ, ये रिपीट कर रही हूँ कि कभी भी किसी का स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में होता है, किसी भी स्ट्रक्चर हेलिफॉर्म फॉर्म में होता है तो हमेशा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर कैरेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। और वो प्रोटीन कौन सा है बच्चा, सेकेंडरी प्रोटीन। ये आपको ध्यान रखना है कि कैरेटिन इज अ सेकेंडरी प्रोटीन। बच्चा ये आपके बहुत बार पूछा गया है एम्स में भी और आपके नीट के अंदर, इसलिए मेरे को ये चीज़ बतानी थी, ठीक है। तो कैरेटिन के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, जरूरी नहीं है सिर्फ अपन सिर्फ सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी से प्रोटीन के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है बच्चा। स्ट्रक्चर्स में जब भी अपन पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर का होता कैसे, 1D स्ट्रक्चर बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो चारों में से फैट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो। अगर सिंपल फॉर्म दिखे तो प्राइमरी, 2D में दिखे तो अपने सेकेंडरी, और अगर 3D में दिखे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखे तो आपका 3W हो जाएगा, है ना, टर्शरी वाला हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बात अपन ने करी थी। और क्या करा था अपन ने, ये बात अपन, तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक चीज़ पूछी थी मैंने आपसे कि मैंने आपको बोला था कि अपने बॉडी के अंदर सभी जो रिएक्शंस होती है वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहलाती है। और अपनी बॉडी में 2 तरीके की रिएक्शंस होती है, या तो किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का टूटना, या तो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल फॉर्म में टूटना, या तो किसी सिंपल चीज़ों का कॉम्प्लेक्स चीज़ में फॉर्मेशन होना। तो यानी सिंथेसिस वाली प्रोसेस या तो ब्रेकिंग डाउन या फिर लाइसिस वाली प्रोसेस पड़ी थी। और ये 2 तरीके की प्रोसेस थी। जैसे मैंने आपको बोला था, तीसरा क्वेश्चन क्या था अपना कि एनाबॉलिक और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस 2 तरीके की होती है अपनी बॉडी में, एक तो एनाबॉलिक प्रोसेस और एक एटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। मैं वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। बुक की लाइन है सारी एनसीईआरटी बेस, ये पूरी सारी एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ, कुछ में एक्स्ट्रा नहीं बता रही मैं, ठीक है। जिसमें एक एनाबॉलिक था और एक कैटाबॉलिक था, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, मैंने आपको पता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी चीज़ का क्या हो रहा हो, है ना, फॉर्मेशन हो रहा हो, सिंथेसिस हो रहा हो, है ना, किसी चीज़ का बन रहा हो, कोई चीज़ बन रही है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, फिर भी बता देती हूँ कि अगर फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है किसी चीज़ का। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, अब इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी जो बुक में दे रखा है ना, फॉर्मेशन। और कैटाबॉलिक में कट करना, यानी क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन में बहुत सारी प्रोसेस आती है। अब जैसे ये मान लो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, देखो सुनना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का लैक्टिक एसिड में बदलना, देखो समझना, ये बुक की है, बुक के एग्जांपल बता रही हूँ मैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये कैटाबॉलिक जो होती है ब्रेक डाउन में होती है, और ये तो एनाबॉलिक। यानी मैं फिर सिंपल फॉर्म बता देती हूँ कि अगर ये ए है, ये बी है ना, ये ए कोई मॉलिक्यूल है, ये बी कोई मॉलिक्यूल है, इसने सी मॉलिक्यूल कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दोनों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल था, ए मॉलिक्यूल था, उसने टूट के बी, सी, डी, सोन, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना गए। तो मतलब समझ गए ना। खैर चलो अब मेन बात करते हैं। तो बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड बनना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनता है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनता है, वो भी 3 कार्बन होता है। वो डिपेंड करता है अगर एनारोबिक प्रोसेस करेगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा मसल्स में। तो ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड बनना, अब ग्लूकोज 6 था और वो भी 3 कार्बन का था, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है लैक्टिक एसिड का, तो दिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ध्यान रखना इस चीज को, दिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बुक में लिख रखी है ये बात है, ठीक है। ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड बनना है तो फॉर्मेशन होता है, तो इससे यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस होगी, ठीक है। दूसरा और प्रोसेस दे रखी है, जैसे आपके मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर डाइजेशन वाली प्रोसेस दे रखी है आपको बायोलॉजी के, देखना बुक के अंदर है ना, जितनी भी डाइजेशन प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाए, जैसे पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ना, तो ये सारी की सारी कौन सी होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। लिख रखा है सारी की सारी बुक के अंदर लिख रखा है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। और ये बात आपको ध्यान रखनी, समझ में आ गया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि एनाबॉलिक के और कैटाबॉलिक में कौन से एक्सोथर्मिक कौन से एंडोथर्मिक होते हैं। बच्चा आप याद कैसे रखोगे, जब कोई 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन 2 मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, जोड़ना है, अगर आपको ज़बरदस्ती किसी 2 मॉलिक्यूल को जोड़ना है तो आपको आगे से एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी आपको अपनी खुद की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अब ऐसे इनमें से कौन से प्रोसेस जिसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, एनाबॉलिक में, क्योंकि आप इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाओगे, तो किसी कॉम्प्लेक्स बड़े सी चीज़ का निर्माण होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है वो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, जिसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है,
एंडोथर्मिक या फिर एनर्जी कंजप्शन रिएक्शन, एनर्जी कंज्यूम या कंजप्शन रिएक्शन बोलते हैं, ये बुक की लाइन है सारी, ठीक है। तो एनाबॉलिक इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। अब इसको उल्टा कर दो, अब एक छोटे से मॉलिक्यूल से विस्फोट हो रहा है, यहाँ विस्फोट, ऐसे मान लो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको मैं एकदम से विस्फोट कर रही हूँ तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें आपको हीट मिलेगी। तो जितनी भी अपनी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो अपनी क्रेब्स साइकिल्स होती है और अपनी जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें आपको एनर्जी निकलती है। लेकिन आपने कभी नोटिस करा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की ऐसी प्रोसेस भी होती है जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है, देखा होगा अगर एनर्जी यूटिलाइज प्रोडक्शन 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, ये भी आपके क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस में जब आप ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ नहीं दे रखी, बट बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में मैंने देखा तो उसमें दे रखा है कि 10 मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख रखा है ये ग्लाइकोलाइसिस की। तो क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेप्स होते हैं जिसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, 10 होते हैं, जिसमें से 4 स्टेप होते हैं जिसमें यूटिलाइज होती है और बाकी की जो 6 होती है इसमें प्रोडक्शन होता है। ये सब दे रखा है, पढ़ना उसको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कुल मिला के 100 बात की एक बात कि कैटाबॉलिक इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी अगर कोई बड़ी चीज़ टूटेगी तो आपको एनर्जी हीट यानी हीट बाहर निकलेगी, तो दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस ये बात ही, तो 3 क्वेश्चन अपन ने बात करी थे, एक तो लेसिथिन की बात करी थी, केराटिन की बात करी थी और एक एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करी। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे। इसके साथ साथ मैंने आपको 2-3 चीज़ें और बताई थी, 2-3 चीज़ जैसे मैंने आपको जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बताया था तो मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि किस जगह दे रखा है। तो जब मेटाबॉलिज्म वाला जब टॉपिक देखोगे तो उसके अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को डिफाइन कर रखा है विथ डेफिनेशन, तो आप उस डेफिनेशन को टिक लगाना, जो मैंने लाइन बोली सब वही दे रखा है, ठीक है। बस मैंने समझा दिया इजी वे में उसको, तो ये बात आप ध्यान रखना। ये जितने भी मैं आज जितने भी चीज़ें बताऊंगी वो सारे के सारे एक ना एक बार पेपर में आ रखे हैं, ये बात आप ध्यान रखना, सारे के सारे एक ना एक बार पेपर में आ रखा है, इसलिए मुझे ये लेक्चर लेना पड़ा, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। अब अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। तो यहाँ तक अपना ही हो गया था। क्या मैंने एक और क्वेश्चन दिया था क्या? हाँ, कोलेस्ट्रॉल वाला, ठीक है। हाँ चलो उसकी बात कर लेते हैं। बच्चा देखो, 3 तरीके के फैट होते हैं या लिपिड्स मान लो। एक सिंपल लिपिड्स जो सिर्फ लिपिड से मिलकर बनते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनेंगे। दूसरे होते हैं कॉन्जुगेट लिपिड्स, कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया, जिसमें आप किसी कोई दूसरा प्राणी आके जोड़ रहे हो खुद के आप मतलब ये मान लो कि यहाँ पर मतलब अगर आप जैसे कोई एक खुद का प्योर कोई मॉलिक्यूल है, अगर आप उसके साथ किसी दूसरे इंसान को या फिर किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल जोड़ दो, उसका कोई लेने देना नहीं रखता, वो कॉन्जुगेट मिलावट कर देते हो आप, ठीक है, मिक्सिंग कर देना। और तीसरा होता है डिराइव। डिराइव मतलब मॉलिक्यूल तो वही है लेकिन उस मॉलिक्यूल से आपने दूसरा कंपाउंड बना लिया, मॉडिफाइड कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड, ठीक है। डिराइव शब्द बच्चा आप आगे बहुत जगह पढ़ोगे, मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिराइव शब्द जरूर बोलूँगी। डिराइव का क्या मतलब होता है? एक सिंपल से आपने एक मॉडिफाइड चीज़ बना ली, मतलब उसका अस्तित्व तो वही था लेकिन वो फंक्शनली कुछ और स्ट्रक्चरली अलग चीज़ बन गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिराइव। तो डिराइव्ड जो तीसरा जो क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन था अपना कोलेस्ट्रॉल वाला, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल इज अ डिराइव्ड लिपिड या डिराइव फैट बोलो, जैसा आपको सही लगे, डिराइव टू फैट बोलो या लिपिड बोलो, पहले तो ये बात ध्यान रखो। तो इसका मतलब मैंने देखो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई, एक तो वो कॉन्जुगेट लिपिड का बता दिया लेसिथिन एग्जाम्पल, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी बता दिया मैंने आपको, डिराइव वाला का एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको। तो ये थी काम की, वो तो कितनी बार आ रखा है क्वेश्चन। दूसरा इसका स्ट्रक्चर एम्स में आ रखा है, अगर आप बुक में देखो तो इसका स्ट्रक्चर बहुत हेवी दे रखा है। अब मैं आपको याद करने का तरीका थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं, बट ठीक है, अजीब है, बट मैंने आपको बोला कि मैं निमोनिक्स ऐसे ही बताती हूँ तो आपको याद हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसे करोगे, ठीक है ना। देखो मुझे ज़्यादा तो ध्यान नहीं, बट हाँ मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि आपको आइडिया रहे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर, आ रखा है बहुत बार, इसलिए बताया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं एक पेज पे सारे, तो उनको एक बार देखना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो देखना पड़ेगा आपको, कुछ भी करो बट देखना पड़ेगा। चलो बढ़िया, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कोलेस्ट्रॉल का। देखो कुछ मत करो, मान लो कि जैसे मैंने याद करा, वैसे तो याद क्या रखा बट ठीक है, जैसे मतलब 2 घर है, एक घर के अंदर 3 मंजिल है, तो आप नीचे वाले बेस को मोटा बनाते हो और ऊपर वाले बेस को छोटा बनाते हो, पता है ये तो ऑब्वियसली बात है, अपनी जो जड़ होती है उसको मोटा करोगे ताकि ऊपर वाली चीज़ें गिरे नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि घर है जिसकी 3 मंजिल है, कितनी 3 मंजिल है, तो नीचे वाला घर और ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यानी जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को जो बनाओगे आप, वो जब बेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो यानी
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए, ठीक है, यानी बड़े बड़े कमरे। उसके बाद आपने ऊपर वाली फ्लोर बनाया, उसमें भी एक बड़ा कमरा बनाया, ठीक है ना। अब इसमें आप एक क्या करो, एक कमरा छोटा जोड़ो, ठीक है, ऐसे बनेगा। 2 कमरे नीचे के बड़े, है ना, ये है, ये मान लो आप, ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये है फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, अब ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वाले कमरे को हमेशा पतला और छोटा बनाया जाता है। तो देखो ये 6 कार्बन था, ये 5 कार्बन हो गया, और जो सबसे ऊपर वाला होगा थर्ड फ्लोर का, अब आप उसको क्या करो, उसमें फूल पत्ती लगा दो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऊपर वाला आप उसका दरवाज़ा खोल दो ऐसा। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो आपको 2 जगह, एक तो इस जगह यहाँ डंडा लगा दो, एक इस जगह डंडा लगा दो, और एक इस जगह डंडा लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर OH लगा दो, बस ऐसा ऐसा। क्या बोला मैंने, कैसे याद रखोगे, ऊपर वाले 2 बड़े कमरे, नीचे वाले 2 बड़े कमरे, इसके ऊपर एक बड़ा कमरा, उसके साथ एक छोटा कमरा, 5 लाइन का, फिर उससे ऊपर एक छोटा सा कमरा बना रहे हो आप, लेकिन अभी तक बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइड पे चल रहा है वो, ठीक है, तो उसका कमरा छोटा है। अब उसमें फूल पत्ती लगा दी आपने, देखने के लिए भाई कमरा खुला हुआ है, तो एक फूल पत्ती लगा दी, और 3 जगह जोड़ा, और यहाँ नीचे OH जोड़ दिया। तो ये कुछ है कोलेस्ट्रॉल। भले याद मत रखो, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि पहचानने वाला, तो कुछ आइडिया तो रह जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल था, आइडिया तो रह जाएगा भाई कि कोलेस्ट्रॉल था। हाँ, बस ये याद होना चाहिए कि भाई अगर आ जाए ऐसा, तो भाई हाँ हम बता सकते हैं कि दिस इज कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर, बुक में दे रखा है, देख लेना एक बार, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो ये हो गया आपके, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज़ मैंने आपसे पूछी। चलो, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी है जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड, फटाफट बता देते हैं, इसको हटाते हैं। अब बच्चा देखो, सबसे पहली बात, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से किस में कैसा कैसा बॉन्ड होता है, पता है आपको, लेकिन मैंने कल एक चीज़ बताई नहीं पहले लेक्चर में। पहले अपन ने पढ़ा प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, अमीनो एसिड, सिंपल यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान है, चलो बढ़िया, और ध्यान से सुनते जाओ। दूसरा अपन ने पढ़ा फैट के अंदर भी जो अपन ने पढ़ा था, तो कौन सा बॉन्ड पढ़ा था, फैट में जो अपन ने जो बॉन्ड पढ़ा था, कौन सा बॉन्ड पढ़ा था अपन ने फैट के अंदर, 2 अमीनो एसिड, फैट में जो पढ़ा था वो कौन सा था, डिहाइड्रेशन वाला बॉन्ड पढ़ा था, जिसमें अपन ने जो बॉन्ड पढ़ा था, आई थिंक कौन सा बॉन्ड पढ़ा था अपन ने, मेरे दिमाग से निकल गया, 1 मिनट रुको, फैट को छोड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, ठीक है, हाँ। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर अपन ने जो बॉन्ड देखे थे, 2 तरीके के बॉन्ड दे रखे, ठीक है, एक तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के बीच में अपन बॉन्ड देखा था, वो था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अरे मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, ठीक है। और दूसरा था, हो जाता है कभी कभी, और दूसरा अपन ने देखा था बच्चा, शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में, है ना, कौन सा देखा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मैं क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न है, मैं बताती हूँ। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये पहले वाला, ये पहले शुगर के बीच में था, अगर दूसरे वाले शुगर के बीच में देखेंगे तो, बताओ जल्दी, तो फॉस्फोडाइस्टर हो जाएगा, समझ गए। तीसरा जो मैंने कल बताना भूल गई थी आपको, कार्बोहाइड्रेट वाला, या 2 मोनोमर के बीच में। अब ये वाला मुझे आपको समझाना है कि 2 मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, बुक में दे रखा है, इसलिए कल मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, लेकिन मैं ये बताना भूल गई आपको कल पिछले लेक्चर में कि 2 मोनोमर जुड़ती कैसी कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना, इसमें भी कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, पता है वैसे तो आपको, लेकिन मुझे ये चीज़ आपको समझानी है, ग्लाइकोसिड के कैसे बॉन्ड बनता है और कैसे इसमें नंबरिंग, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जो बुक में दे रखा वही बताऊंगी, एनसीईआरटी बेस्ड बताऊंगी, और ठीक है। तो ये बात अपन ने देखी थी, क्लियर हो गया है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, चलो अपन आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब देखो बच्चा, मुझे जो बताना है मेन वो सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब जो आपको मेन चीज़ बतानी है
है ना, वो सुनो, इसको हटा दूँ मैं। अब मुझे आपको ये वाला समझाना है कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने बाकियों का तो बता दिया था, और मुझे ये वाला चीज़ समझाना है। इसको हटा दूँ, हाँ ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस जो मेन जो छूटा था अपना वो चीज़ अपन को देखनी है। बच्चा देखो, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि मोनोमर में या फिर मोनोसेकेराइड के अंदर अपन ने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइबोज ये चीज़ देखी थी, कि एग्जाम्पल देखे थे अपन ने। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अब इनके बीच में मैंने ये तो बता दिया था कि मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड बनाएगा, फिर मोनोसेकेराइड मिलके फिर पॉली बनाते हैं, बट मैं ये नहीं बताया मैंने, दिमाग से निकल गया मेरे कि भाई इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है ना, दो स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे। तो एक काम करते हैं अपन, माल्टोस को स्ट्रक्चर बनाते हैं। माल्टोस का इजी है क्योंकि माल्टोस की यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो दो मोनोमर के बीच में ही आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। मोनोमर में या फिर मोनोसेकेराइड में कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कि मोनोमर, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में से कौन से ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं, बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, हाँ, दो से ज़्यादा होगा तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा। मोनोसेकेराइड में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं ये कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है ना, बाकी में देख लो। चलो स्टार्ट करें। हाँ, तो अभी काम करते हैं, माल्टोस बनाते हैं। तो माल्टोस अब आपको पता है कि दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और ग्लूकोज एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, तो कल मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बताया था, ठीक है। चलो तो अब एक काम करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। था यही था स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज बनाया नहीं मैंने। 5 यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और इस 6th कार्बन, ठीक है। तो OH, CH2OH, इस पे भी CH2OH, ये है छठा कार्बन, है ना। ये 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और एक, ठीक है। ये 6 कार्बन हो गए। अब दोनों में क्या था, अच्छा यहाँ OH, आपकी मर्जी है, आप OH कहाँ लगाना चाहो जहाँ लगा लो, जो आपकी मर्जी पड़े जहाँ लगा लो, ठीक है। अच्छा, एक टांग टूटी हुई थी इसकी, है ना, दूसरी टांग बिल्कुल सही थी। यहाँ पर भी OH नीचे, यहाँ पर भी H, यही था अपने पास, ठीक है, सही है। यहाँ पर भी OH, यहाँ H, एक टांग टूटी हुई है, अंदर है, ये टांग बिल्कुल सही है, यहाँ हाइड्रोजन ये बन गया, और ये ऑक्सीजन, दांत निकल रहा है ये, ठीक है। कुछ ये स्ट्रक्चर था बस। चलो अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी तो ये मोनोमर है, अभी ये कैसे है बच्चा, ये मोनोमर है। अब इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या बनाना है, इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या बनाना है, माल्टोज बनाना। अब कैसे बनेगा, अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो मैंने आपको बोला था ग्लूकोज के फर्स्ट ग्रुप पर ही, ग्लूकोज के पहले कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप होता है, और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो वो सेकंड कार्बन पर होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अब इनमें से फर्स्ट कार्बन कौन सा है, आप बोलोगे मैम ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम फंक्शनल ग्रुप जो नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज का अगर एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो दूसरे का चौथा कार्बन ऐड होता है, यानी फर्स्ट एक ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ना कि उन दोनों के बीच में। सुनते जाना, वेट, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे अब अपन, अब देखो बच्चा, यहाँ पर OH, यहाँ H, एक ग्लूकोज का OH निकल जाएगा, एक का H, यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और यहाँ OH था, अब एक OH और एक H के बीच में यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर, पानी बाहर, तो यहाँ क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। और ये प्रोसेस अपन चारों में पढ़ रहे थे, तो कॉमन क्या थे। अब जब इसको आप ऐसे रखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होकर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये बन गया आपके पास माल्टोज। अभी इसकी वो करेंगे, नंबरिंग करेंगे, मतलब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कैसा। पढ़ गया है आपको, समझ में बन गया। तो यहाँ से पानी बाहर, तो देख लो, और ये बन गया यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बन गया। तो दो ग्लूकोज के बीच में बन गया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करें, इसकी नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो कि ये जो दोनों ग्लूकोज लिए थे आपने, वो कौन से लिए थे, अल्फा लिए थे या बीटा लिए थे। अब मैंने आपको बोला था ना, पहले कार्बन पे जब भी आप देखोगे तो OH अगर नीचे होगा तो अल्फा कार्बन, और OH अगर ऊपर होगा तो बीटा कार्बन। तो दोनों में मैंने कौन से लिए, अल्फा, तो दोनों के लिए कॉमन लिख लो अल्फा, ठीक है। अब अल्फा का यानी पहले ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखो, कॉमा लगाओ। दूसरे वाले ग्लूकोज का कौन सा कार्बन था, फोर्थ था, ठीक है, ठीक है। और लिंकेज कौन सी है दोनों के बीच में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इसका नाम।
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब अल्फा से क्या पता चला कि आपने जो दोनों ग्लूकोज लिए थे वो अल्फा वाले लिए थे। क्लियर, तो ये था आपके माल्टोज। ठीक है, अब जब सुक्रोज बनाओगे, है ना, जब सुक्रोज बनाओगे तो सुक्रोज में अब बच्चा, अब देखो कल मैंने आपको एक मज़ेदार क्या बात बताई थी कि माल्टोज जो होती है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। फेलिंग टेस्ट को या फेलिंग टेस्ट को बेंडिक टेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फेलिंग टेस्ट को बेंडिक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, खैर ये बात ध्यान रखो। अब मैंने बोला था कि माल्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। तो अब आपको शायद मेरे सब समझ में आ गया होगा। बच्चा रिड्यूसिंग के लिए एक फंक्शनल ग्रुप फ्री होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में हमेशा कार्बन नंबर फर्स्ट पर होता है। भले ही इस वाले का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर पूरी तरह से मिल चुका है तो ये फ्री नहीं है, लेकिन इस वाले का तो पहले कार्बन का फंक्शनल ग्रुप फ्री है ना, देख लो। तो क्या ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा? क्या बिल्कुल देगा। तो जब ये माल्टोज को जब अपन फेलिंग सोल्यूशन में डालते हैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट कार्बन, क्योंकि वो तो फ्री है। ठीक है, अब अगर इसके साथ आप चेन जोड़ते जाओगे, पॉलीसैकेराइड बनाओगे तो ये रिड्यूसिंग नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाए, क्योंकि वो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए माल्टोज ने पॉजिटिव दिया। सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा किसके अंदर? अपने पास लैक्टोज में भी। लैक्टोज में भी सेम ये बनता है, गैलेक्टोज का एक कार्बन फ्री रहता है फंक्शनल ग्रुप का। बस सुक्रोज में बस फर्क बस इतना है कि सुक्रोज के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं। मतलब अगर मैं ही स्ट्रक्चर इमेजिन करो सुक्रोज का, तो ये स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा, तो इसका भी पहला कार्बन इसका पहला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देता है, नेगेटिव बेंडिक टेस्ट देता है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है सुक्रोज। बस ये फर्क था जो मैं समझाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये बुक में दे रखा है, बुक में दे रखा है, देख लेना एक बार, बुक में दे रखा है, एक बार देख लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब आपको बस ये बतानी थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको आना चाहिए कि अगर आपके पास आ जाए तो आप सबसे पहले पहचानो कि ये किसका स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहचानने के लिए एक टंग टूटी हुई होनी चाहिए, अल्फा पहचानने के लिए नीचे की तरफ OH होना चाहिए, और बीटा पहचानने के लिए ऊपर की तरफ OH होना चाहिए। ये चीज़ मैंने बोली थी, क्लियर। और अगर इस आपसे ग्रुप पहचानने के लिए बोले तो सेकंड कार्बन पे अगर फ्रक्टोज है तो कीटोन प्रेजेंट होगा, और ग्लूकोज है तो पहले फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड होता है। ये बात आपको मैंने बता दी थी। तो ये हो गया अपना बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको हटा दो। अब सबकी नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बता दी। अच्छा, बुक में आपको कुछ दे रखा है कि जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टार्च होता है, वो पॉजिटिव स्टार्च इज़ अ पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। कल बात करी थी अपन ने, तो उसका मैंने बताया था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बोला कि जिसका भी स्ट्रक्चर हेलिकल हो वो हमेशा 2D या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। बुक में देख लेना आप एक बार। तो स्टार्च जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से वो आयोडीन को बाउंड यानी पोजीशन को बाउंड कर सकता है उसके पोर्शन में, इसलिए वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। बट ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा, वो ऐसा होता है, मतलब उसकी 2 ब्रांच होती है ना। ग्लाइकोजन जो होता है वो एक तरीके का, बुक में दे रखा है बच्चा, ये सब पढ़ लेना ना। ग्लाइकोजन की आपको पॉलीसैकेराइड, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। और आपको मैंने बोला था कि इसका जो मोनोमर होता है वो कौन होता है? मोनोमर ग्लूकोज। कल बात करी थी, मैं सब समझा चुकी थी। यानी बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाएंगे। अब सुनो, एक ग्लूकोज ये रहा, दूसरा ग्लूकोज ये रहा, तीसरा ग्लूकोज ये रहा, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, हर 25वें ग्लूकोज पे एक आपको यहाँ से दूसरा ग्लूकोज, यहाँ से आपको ऐसी ब्रांच निकलती हुई नजर आएगी। मतलब क्या बोला मैंने, समझो। मतलब बहुत सारे आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज पहले तो लीनियरली जुड़ेंगे, पहले बहुत सारे ग्लूकोज लीनियरली जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा सिंपल स्ट्रक्चर, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब बीच बीच में ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज कहीं कहीं पर ग्लूकोज के ऊपर भी जुड़ जाएंगे ऐसे। तो देखो ब्रांच निकल गई, फिर ग्लूकोज आया, फिर ग्लूकोज की ब्रांच निकल गई। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको बुक में दे रखा है। तो जो चेन होती है लीनियर चेन, उसको बोलते हैं अपन अमाइलोज चेन, और जो ब्रांच निकलती है उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो इसका मतलब ग्लाइकोजन के अंदर 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक तो अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, बुक में है ये इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अमाइलोज तो होती है लीनियर वाली, लीनियर चेन, और अमाइलोपेक्टिन होती है जो ब्रांच निकलती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको ग्लाइकोजन में। अब एक बात और बता दूं कि ग्लाइकोजन में एक एंड होता है रिड्यूसिंग, एक एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग। बुक में दे रखा है ये, जो दे रखा है इसमें कि जो लेफ्ट साइड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और राइट साइड ऐसा कुछ दे रखा है राइट साइड रिड्यूसिंग, तो उसको आप पढ़ लेना। वही स्ट्रक्चर है, बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा तो एक एंड फ्री रह जाएगा और एक एंड हमेशा खाली रहेगा। मतलब कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको क्या याद रखना है कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देता है, नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देगा, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं होता। एक तो सीधी सीधी चलती जाएगी, फिर ब्रांच, फिर सीधी सीधी, फिर ब्रांच, ऐसे निकलेगी। और स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर।
और हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, सेकेंडरी 2D स्ट्रक्चर होता है, मैं बता चुकी हूँ। और ये आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? तो ये 2 बातें थी मुझे आपको समझानी थी, समझ में आ गया? बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे आपको 2-3 बात क्या बतानी है। एंजाइम में जो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, एंजाइम में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ कल लेक्चर बड़ा हो गया था तो मैंने वो चीज़ रह गई, फिर मेरे को याद आया बाद, मैंने सोचा फिर क्वेश्चंस के साथ में बता दूँगी। ठीक है, अब एंजाइम मैंने एक चीज़, वो आप सोचे होंगे लेक्चर पढ़ के मैम ने वो चीज़ नहीं बताई, बच्चा मेरे को याद थी बट ना वो लेक्चर लंबा हो गया था तो फिर मैंने सोचा इसमें बता दूँगी। एंजाइम मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मैकेनिज्म कि एंजाइम काम कैसे करता है, जिसमें एक ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है आपको ग्राफ। अब मेरे को यहाँ पर आपको कुछ मज़ेदार बात बतानी थी, वो है काम की बात। यहाँ सब्सट्रैक्ट था, ये सब्सट्रैक्ट था और ये अपना प्रोडक्ट था, ठीक है। अच्छा, और ये किस किस के बीच में था, ये था अपने पास एनर्जी, ये थी ना एनर्जी था, है ना, और एनर्जी था ये वाला, कुछ ऐसा डायग्राम है अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये थी अपने पास ट्रांजिशन स्टेट थी, ठीक है। और ये थी अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है बच्चा। और ये वाली थी बच्चा एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम था अपने पास, ठीक है, कुछ ऐसा था, हाँ। तो ये एनर्जी थी अपने पास, ठीक है। और इसके साथ और कुछ नहीं भूल रहे, बस एक चीज़ और थी, हाँ, यहाँ पर बस अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, बस वो था, बस और कुछ नहीं। अब काम की बात सुनो बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपने इस ग्राफ, ये ग्राफ आता है आपको, मुझे अच्छे से पता है ग्राफ आता है, मुझे ये चीज़ें समझानी है, मुझे आपको एक मेन चीज़ समझानी है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे, ये सब्सट्रैक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। अब मैम ये क्या बना दिया आपने, बच्चा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ते हो वैसे तो, अगर सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये वाला बताऊँ, ये वाली ये कंडीशन, सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा, ये है एनर्जी लेवल, ये है एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो चीज़ होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दूसरा क्या दिख रहा है कि जो सब्सट्रैक्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, वो किससे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट से कम है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको समझ में आए, तो मैंने बोला कि अगर सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, और सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम हो तो एक्सोथर्मिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। बस सब एनसीईआरटी लाइन है, अगर ध्यान से पढ़ी हो तो। और दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बस मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रिएक्शन में अगर सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है तो वह एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और किसी भी रिएक्शन में अगर सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम होगी तो वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। रटो कुछ ही करो बट ये याद रखो। इसका मतलब ये डायग्राम, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि सब्सट्रैक्ट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है, सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब दिस प्रोसेस, यानी दिस ग्राफ, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। बुक में दे रखा है, इसको पढ़ लेना। समझ में आ गया? क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, ध्यान रखना इस पॉइंट को कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में सब्सट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। अब क्या आपको पता है कि अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी जिसमें सब्सट्रैक्ट आपस में तैयार है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे मैम क्या बता रहे हो आप? देखो बच्चा सुनो, पता है क्या होता है बच्चा, मान लो 2 सब्सट्रैक्ट है, मान लो 2 सब्सट्रैक्ट ऐसे, ये 2 सब्सट्रैक्ट ऐसे, ये ऐसा है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। ये इसके साथ पूरी तरह से बाइंड होकर अच्छे से प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। लेकिन बच्चा क्या होता है, इनके बीच में कोलिजन होता है, सब्सट्रैक्ट के बीच में कोलिजन होता है, कुछ होता है वेस्ट कोलिजन और कुछ होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो ऐसी एनर्जी जब तक ये पूरी तरह से इफेक्टिव कोलिजन, ये यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से यहाँ नहीं जुड़ जाता ना, तब तक ये आगे जाके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो वो एनर्जी जिसमें ये सब्सट्रैक्ट अच्छे से दूसरे सब्सट्रैक्ट के साथ एक इफेक्टिव कोलिजन करके जुड़ जाए, तो ऐसा ही बुक में नहीं लिख रखा, ये मैं एक आपको थ्योरी बता रही हूँ कि एक्चुअली एक्टिवेशन होती क्या है। इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, यानी वो एनर्जी जिसमें सब्सट्रैक्ट आप एक्चुअली में प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी है, तो उसके लिए उनको समय चाहिए होता है।
उनके लिए उनको समय चाहिए होता है कि भाई हम रुक जाओ, हम ठीक है, हम प्रोडक्ट बना लेंगे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कहना मान लेंगे, बट हमको हमारा पता तो चले कि एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा कहाँ से। प्रोडक्ट बनना चाह रहा है यहाँ से, अब वो जुड़ यहाँ रहा है, यहाँ रहा है, यहाँ रहा है, तो यहाँ पे करने को उसको समय लग जाता है। तो वो एनर्जी इसमें इफेक्टिव कोलिजन करके आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसीड कर जाए, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बुक में देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आता कि अब आया ट्रांजिट स्टेट, वो स्टेट जिसमें वो अब प्रोडक्ट से पूरी तरह से जुड़ चुका है, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी है, पूरी तरह से रेडी है। वो स्टेट जब अब ये अपनी एनर्जी कुछ नहीं लगाएगा, अब ये रेडी है पूरी तरह से बस, और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला, विदाउट एंजाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, विद एंजाइम। अब एंजाइम ने क्या करा, वो जब इतना भाग रहा था, इसने एंजाइम ने, एक एंजाइम आया, एंजाइम ने इसको पकड़ा और एक सही जगह यहाँ पर लगा दिया। जब इसका टाइम बचेगा तो एनर्जी बचेगी, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी कम होगी, बात वही है घूम फिर के, बस वही चीज़ है, और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्राफ में समझा रहा है कि एंजाइम की मदद से, एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा करवाते हैं, प्लस एनर्जी भी कम देते हैं, जिससे लॉस कम होता है। बस वो वाली चीज़ थी, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ मेन क्या बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी, एस और पी की बात जो थी, बुक में लिख रखा है। बहुत से स्टूडेंट थे जो मुझसे पूछते थे मैम ये पैराग्राफ उनको समझ में नहीं आता था, तो ध्यान रखना ये चीज़, तो ये वाली बात है तो क्लियर। तो ये दो बातें थी, और हाँ मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक पढ़ लेना एक बार, बुक में समझ में आ जाएगा, जितना काम का था मैंने बता दिया उसके अंदर। और भी अगर कोई डाउट हो, कुछ चीज़ पूछनी हो तो ऐसे तो ग्रुप में आप पूछ लेना, ठीक है। बाकी जितना भी था अब मैंने आपको बता दिया, अब मेरी तरफ से मेरे को संतुष्टि है कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, फाइनली जितना आ सकता था तो मैंने चीज़ आपको बता दी जो काम का था, ठीक है। वो केएम और एफिनिटी वाला ध्यान रखना, और 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको एडिशन बताई है उनको पढ़ लेना। बच्चा इस चैप्टर में मैंने बहुत एडिशन भी चीज़ें बताई है, बट आपके काम का है, आता है क्वेश्चन इसलिए बताया, वरना मन नहीं बताती। खैर कोई बात नहीं है ना। तो चलो इस लेक्चर को एंड करते हैं, और अभी आपको बाय मिलेगी, अब टोटली कंप्लीट हो चुका है, अब आपको शांति मिलेगी कि यस मैम आपने कंप्लीट कर दिया। आई एम सॉरी कि मैंने एक लेक्चर ज़्यादा कर दिया, बट इट्स ओके, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो एक बार बस कुछ नहीं करना है, एक बार बस अपनी बुक से पढ़ना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा अब आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चा।